वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो हमें बताती है किंगडम ऑफ बेरी। मैं पहली राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी, मेरे छोटे भाई के लिए जो राजा बनेगा, मेरी छोटी बहन और मेरे माता पिता। अपने प्यारे परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती थी तो वह मैंने खुद किया। मेरे माता पिता चिंतित थे। माँ ने कहा क्योंकि तुम एक अनमोल बेटी हो। पिता ने कहा सामाजिक दुनिया को अपने भाई और बहन के लिए छोड़ दे। वे नहीं चाहते थे कि मैं जनता के बीच जाऊं। मैं बस इस बात से खुश थी कि वे मेरे ख्याल रख रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम था। शाही परिवार के सदस्य के रूप में बेशक मेरा काम राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों में रहा है और बाकी समय मैंने जादू पर ध्यान लगाने में लगाया है। जब तक कैरट साम्राज्य के साथ जंग नहीं छिड़ गया। माता पिता चिंतित थे। पिता ने कहा प्लीज़ लाडसी, अपनी बहन निकोला को बचाने के लिए जिसे बंधक बना लिया गया था और हमारे लोगों के लिए। पिता ने हाथ पकड़ते हुए रोककर कहा हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। एकमात्र चीज़ जिस पर मैं भरोसा करता हूँ वह है आपकी विशाल जादुई शक्ति। मैंने भी कहा हाँ पिताजी, शाही परिवार के सदस्य के रूप में मैं जंग में जाऊंगी। माता पिता और भाई खुश थे। मैं जंग में गई। लोगों ने चिल्लाया यह राजकुमारी है, उसमें बहुत जादू है। मैं चिंतित थी। कुछ लोग जो ज़मीन पर पड़े हुए थे उनमें से एक ने कहा अपनी आंखें खोलो, जो अपने दोस्त को संभाले हुए था। लोग जो आग में जल रहे थे वो चिल्ला रहे थे कोई मुझे बचाओ, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। मैं अब भी नहीं रुकी। कुछ जो मेरे साथी मेरे पीछे खड़े थे उन्होंने कहा अब चलो इसे ख़त्म करें राजकुमारी। मैंने बिना सोचे समझे अपने परिवार के लिए आग को फैलाई। हालांकि चैरियट साम्राज्य के सामने जो अपने ज़बरदस्त सैन्य शक्ति पर गौरव करता है, जीतने का कोई रास्ता नहीं था। लोग जख्मी थे और कह रहे थे हमारी बेरी राज्य ने हार स्वीकार कर ली है। यह क्या है तो फिर हम अभी भी क्यों लड़ रहे हैं? अरे दुश्मन तो पहले ही इतना करीब है। हमारी हार के परिणाम स्वरूप बंधक बना लिया गया और कहा गया यह महिला राजकुमारी लाडसी चमगादड़ों की राजकुमारी है। यह नरक था, कैरट साम्राज्य, जहाँ कोई कहता है मैं तुम्हें यह बात कितनी बार बताऊंगा, भले ही आप पहली राजकुमारी हो, आप बेरी किंगडम वापस नहीं जा सकती। दो लोग जो बातें कर रहे थे राजकुमारी निकोला को वापस लाने के लिए, उन्होंने तुम्हें कैरट साम्राज्य में छोड़ दिया, तुम्हें बेच दिया गया। निकोला की वापसी के लिए उन्होंने मुझे त्याग दिया। पिता जिन्होंने कहा था हमने शादी करने के लिए उसे बंधक बना लिया। हमने सोचा था कि निकोला महारानी के रूप में उपयुक्त होगी, लेकिन पिता ने रोते हुए कहा था प्लीज लाडसी, अपनी बहन निकोला को बचाओ जिसे बंधक बना लिया गया है। उन लोगों ने कहा आपके देश ने आपको त्याग दिया। चिल्लाकर लाडसी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिन भय से भरे रहे और एक दिन शाही परिवार के सदस्य के रूप में मेरा गौरव छीन लिया गया। राजकुमार आया और कहा वह इंसान जिसने मेरी सेना को कई बार नष्ट किया, क्या आप थी बेरी की राजकुमारी? खैर, मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ, तुम मेरी महारानी बनोगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। मगर लाडसी ने चिल्लाकर कहा मैं हूँ बेरी की राजकुमारी, मैं अपने राज्य के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगी। राजकुमार ने तीखी नज़रों से उसे देखा। लाडसी ने भी उसे देखा। फिर उसने लाडसी को ज़मीन पर फेंका और कहा तुम इतने बेवकूफ़ हो इस ऑफ़र को अस्वीकार क्यों की? आप सम्राट के दिल को छूने में कामयाब रहे। कुछ लोग आए जिनके हाथों में चाकू थे। वो लाडसी की तरफ बढ़ रहे होते और कह रहे होते हैं
वह पहली राजकुमारी है, बेरी राज्य से चमगादड़ों की राजकुमारी। वह कहते हैं कि एक राजकुमारी की आंखें बहुत कीमती होती है। लाडसी चिल्लाई। कई साल बीत गए, दर्द के कारण मेरे खून से सहना हुआ। लाडसी काल कोठरी की कोने में पड़ी होती है, उन लोगों ने उसकी एक आंखें निकाल दिया होता है। राजकुमार फिर से आया और कहा, बहुत बुरा, काश तुम थोड़े आज्ञाकारी होते। लाडसी फिर चिल्लाई और कहा, आखिरकार आपको मेरी जानकारी की ज़रूरत है। इसके अलावा आप मुझे क्यों चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, मेरा आपके लिए ऑफ़र है। फिर उसने लाडसी की आंखों से पट्टी हटाई और कहा, ईमानदार था। वो राजकुमार लाडसी के सामने खड़ा होकर कहता है, आपको अपनी आंखों से यह सुनिश्चित करना होगा, अपार जादुई शक्तियों का स्वामी होना। मैं बस तुम्हें थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहता था। फिर उसके गांड उसे ले जाने लगते हैं। राजकुमार कहता है, उन लोगों को ख़त्म करना जिन पर हमने भरोसा किया था। राजकुमार कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझ सकोगे। लाडसी आखिरी बार उसकी तरफ देखती है, जहाँ राजकुमार कह रहा होता है, तुम मुझसे अलग नहीं हो, यही तो मैं कहना चाहता था। बेरी की किंगडम दिखाया जाता है। लाडसी बताती है, मैं 10 साल बाद राज्य में वापस आई। किसी ने काली पेंट फेंकते हुए कहा, यह महिला अपराधी है। चिल्लाकर लोगों ने कहा, यह उसकी वजह से था कि बेरी राज्य युद्ध में प्रवेश किया। वह हमारी हार का कारण भी है। वह अफवाहों से चमगादड़ों की राजकुमारी है। आपका मतलब है उसे अभी तक फांसी नहीं दी गई है। लाडसी देख पाती है कि उसके ही राज्य के लोग उसे गद्दार गद्दार कह रहे होते हैं। उसके माता पिता जो उसे बिना देखे ही जा रहे थे, वो कहती है, उन्होंने मुझे एक दुष्ट दुष्ट स्त्री के रूप में स्वागत किया। उसे काल कोठरी में फेंक दिया गया। वो चिल्लाती रही, इस सब का क्या मतलब है? क्या आप यह कह रहे हैं कि मैंने खुद ही युद्ध शुरू किया था? उसके भाई बहन उसके पास आते हैं। वो कहती है, निकोला, मैं तुम्हें बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र में गई थी। उसका भाई कहता है, क्या आप अभी भी नहीं समझे? लाडसी रो रही थी और काल कोठरी में पड़ी थी। लाडसी का भाई कहता है, शुरू से ही आप शाही परिवार के मोहरे थे। ना तो मैंने और ना ही मेरे भाई ने कभी तुम्हें बहन माना। तुम ही वह इंसान थे जिनसे हम शुरू से ही छुटकारा पाना चाहते थे। हमारी माँ ने हमारे पिता से शादी करने से पहले पिताजी को राजा ताज पहनाया गया था और माँ चाचा की मंगेतर थी। माँ के अतिरिक्त उन चाचा के पास भी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति थी और उनकी शक्ति आप में स्थानांतरित हो गई। तुम उसकी बेटी हो। यह काले बाल इसका सबूत है। यही कारण है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। इस राक्षस जैसे जादू को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि आप उनकी बेटी ना हो। लाडसी यहाँ पर हैरान परेशान होकर कहती है, अंकल, जाहिर है वह घटना अतीत में घटी हुई थी। उसका भाई कहता है, पिता जो राजा बन गया ताकि वह आपको नियंत्रित कर सके और आपका इस्तेमाल कर सके, उसे आपके साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। खैर, वैसे भी आपको पता नहीं होता। बहुत समय पहले जब आप युद्ध के मैदान में गए थे, शाही परिवार के सभी अनुचित निर्णय आपकी जिम्मेदारी थे। यह युद्ध भी राजकुमारी लाडसी के कारण है। उसने अपनी जादुई शक्ति दिखाने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया। सभी ने निष्कर्ष निकाला कि यह तुम ही थे जिन्होंने शत्रु साम्राज्य को उकसाया। उसका भाई विल्स स्माइल के साथ कहता है, मेरा मतलब है एक बार के लिए। क्या हमने कभी आपके साथ शाही परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया है? यह मेरे पिता का आखिरी लेटर था। वे दोनों जाने लगते हैं। वो जाते हुए कहते हैं, ज़रूर, बुराई वह बुराई है जिसकी अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए। आपके लिए इतना ही काफ़ी होगा। लाडसी वहाँ बैठकर बस रो ही रही थी। करने को उसके पास कुछ न था। हम एक लालटेन देख पाते हैं और एक लड़का जो लालटेन हाथ में लेकर कुछ रोटियां लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो लाडसी के पास आकर वही प्लेट उसके सामने रखता है। लाडसी कहती है, प्लीज़, अगर आप कैसल के कर्मचारी हैं तो आपको भी पता है ना? मैंने क्या किया? मुझे सब कुछ बताओ जो इन सालों में हुआ। मैं विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। वो सोचती है मैं कुछ भी जाने बिना मर नहीं सकती। फिर वो लड़का कहता है, 23 मई महाद्वीप कैलेंडर XX, जून महाद्वीप कैलेंडर XX। अब इनके बीच क्या बात हुई वह हमें बताया नहीं गया। सिनकट होती है और हम लाडसी को देखते हैं जहाँ बारिश हो रही होती है और वो एक गार्ड के साथ खड़ी होती है।
वो जाते हुए सोचती है सब कुछ मेरी गलती थी। कई साल बीत गए जब मैं महल में थी। वो याद करती है महल का सीन जहाँ वो खुश थी। वो सोचती है मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। परिवार जो निर्दयी था। राजकुमार की बातें उसे याद आती है जो उसने कहा था, आपको अपनी आंखों से यह सुनिश्चित करना होगा। और लोगों के लिए, लोग जो चिल्ला रहे थे चमगादड़ों की राजकुमारी उसे मारो। वह दुष्ट, उसे बहुत सारी चीज़ें फेंक कर मारा जाता है। उसे लेकर जाया जाता है और कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उसे अंत में भी राजकुमार की बातें याद आती है जो होती है अपार जादुई शक्तियों का स्वामी होना। लोग अभी भी चिल्ला रही होती है। उसे अभी भी राजकुमार की बातें याद आ रही होती है। मैं बस तुम्हें थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहता था। माता पिता जो ऊपर बैठे यह सब नज़ारे देख रहे होते हैं। उसने आखिरी बार उनकी तरफ देखा और राजकुमार की बातें याद की, उन लोगों को ख़त्म करना जिन पर हमने भरोसा किया था। उसने आखिरी बार खुद से कहा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आंखों में गुस्से और नफ़रत और बदले के भाव दिख रही होती है। और देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। उसके आखिरी अल्फाज होती है, इसे मुझे लौटा दो। उसकी आंखें अचानक खोलती है और ख़ुद को आईने के सामने पाती है जो कि एक कंघी के साथ बैठी होती है। वो खुद को गौर से देखती है, सोचती है क्या हुआ। वो उस लड़के को देख पाती है जो उस दिन कालकोठरी में उसे मिलने आया था। वो अपने कमरे को देख पाती है, सोचती है क्या यह मेरा कमरा है। नौकरानियाँ जो उसके सामने खड़ी थी उनकी तरह पलट कर देख वो सोचती है यह आदमी वही है जिसे मैंने जेल में देखा था, लेकिन वह जवान दिखता है। जब मैं युद्ध में गई थी तब वह उससे बहुत छोटा था। आप निकोला का जन्मदिन मनाकर थक गए होंगे, ऐसा एक नौकरानी कहती। नौकरानी चाय सर्व करती हुई कहती है, समय शीघ्रता से बीत जाता है। राजकुमारी निकोला पहले से ही 16 साल की है। लार्सी सोचती है 16 साल की उम्र, अगर निकोला अभी भी 16 साल की होती। लार्सी नौकरानी से पूछती है, अरे महाद्वीप कैलेंडर में आज की तारीख क्या है। नौकरानी बताती है यह 4 मार्च है, महाद्वीप कैलेंडर में वर्ष 694 है। लार्सी सोचती है यह 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। नौकरानियाँ कहती है आज सुबह चैरियट एम्पियर से जो पत्र आया है उसका सार क्या है। हर कोई अनुमान लगा रहा है कि यह राजकुमारी निकोला की शादी के लिए हो सकता है जो अब बड़ी हो गई थी। लार्सी सोचती है रथ साम्राज्य और शादी। हमें आज सुबह ही लेटर मिला। यह क्लियर है कि लेटर की विषय वस्तु दूसरे राजकुमारी निकोला का उल्लेख नहीं करती। वह ज़रूर ही मुझे चाहते थे बेरी की प्रथम राजकुमारी महारानी के रूप में। इसके कारण उसे युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। वह कन्फ्यूज थी और चुप थी। उसने आईने की तरह मुड़ के देखा और सोचा हाँ मैं जवान हो गई हूँ, अब कोई घाव नहीं है। उसने अपने चेहरे को छू कर देखा, फिर अपने निशानों को चेक किया, अपने हाथों को देखकर कहा अब सच में नहीं है। वह बैक करने लगी और सोचा कि क्या मैं समय में पीछे चली गई, क्यों, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन नौकरानी घबरा कर पूछी, राजकुमारी लार्सी। लार्सी को याद आया आग और कालकोठरी और उसके भाई बहन। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और सोच रही थी मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वह सच में था। उसने ज़ोर से चिल्लाया और चिल्ला कर वह खड़ी हो गई। उसकी चीखों से गार्ड अंदर आए और पूछा यह क्या हो रहा है। लार्सी ने सोचा उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया। उसे याद आता है उसके माता पिता और वह समय जब वह मर गई थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। पिता और माता जो मेरे इस्तेमाल करने में व्यस्त थे। बेवकूफ़ एरिक जो बस मीठा पानी पीता था। निकोला जो लोमड़ी की तरह छिपी हुई थी और स्थिति का आनंद ले रही थी। वह सभी वेश्याएँ हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वो खुद की माथा पकड़ लेती है और अब भी सोच रही होती है। लार्सी कहती है माफ़ करें, मैं शायद पिछले कुछ समय से बहुत थक गई हूँ। वह कहती है मेरे परिवार को ना बताए, वो चिंता करेंगे। हालांकि चैरियट के लेटर के बारे में मेरे मन में कोई विचार है। नौकरानी कहती है राजकुमारी हम समझते हैं। लार्सी कहती है आप सबको शुक्रिया। ज़मीन पर पड़े आईने को देखकर वो सोचती है
मैं उन्हें फिर कभी मेरा फ़ायदा उठाने नहीं दूंगी। उस समय बस परिवार और राज्य की खातिर मैंने सब कुछ सहने का निर्णय लिया था। परिवार जो धोखेबाज था। वो खुद से कहती है, क्या मैं सचमुच दुष्ट और बुरी हूँ? नौकरानी दरवाजे पे नॉक करती और कहती है, क्षमा करिए राजकुमारी, महामहिम राजा चाहते हैं कि आप जल्दी ही आए। फिर नौकरानी चिल्लाकर कहती है, अरे यह सब क्या है? हम कमरे को देख पाते हैं जहाँ उथल पुथल मची होती है। लारसी कहती है, क्या हुआ? जवाब दो। नौकरानी कहती है, रथ साम्राज्य। लारसी सोचती है, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चैरियट एम्पियर से मिला लेटर, इसीलिए प्लीज़ पूरे परिवार को इकट्ठा करें। नौकरानी यही अल्फाज कहती है, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चैरियट एम्पियर से आया पत्र, प्लीज़ पूरे परिवार को इकट्ठा करें। फिर वो मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है। जाते हुए सोचती है, कैसा परिवार है? अब वो नफ़रत की निगाहों से देखती है और कहती है, यह पहले वाला जगह है और वही लोग। वह सच ज़रूर जानते हैं। मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं आपसे कमरा साफ़ करने के लिए कह सकती हूँ? नौकरानियाँ ठीक है कहती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए सोचती है, अगर यह सच है कि मैं अतीत में वापस आ गई हूँ, जल्द ही मेरे पिता चैरियट एम्पियर से मिला लेटर की विषय वस्तु का खुलासा करेंगे। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती है और चैरियट साम्राज्य की राजकुमार के बारे में बताती है। सम्राट बेरी की राजकुमारी का रथ साम्राज्य की महारानी के रूप में स्वागत करना चाहते हैं। इस राज्य में निकोला और मैं राजकुमारियाँ हैं। यह मेरी बहन निकोला थी जो अंत में महारानी बनी, लेकिन किसी को पता भी नहीं था यह उसे बंधक बनाने के लिए एक जाल था। लारसी अपनी कदम आगे बढ़ाती है और सोचती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बुरा बनूं, तो मैं बनूंगी। वह खुद से कहती है, मैं वह खलनायक बनूंगी जो तुम चाहोगी। फिर उसे बातें सुनाई देती है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने निकोला को चुनने का निर्णय लिया है। वो सोचती है, निकोला जो अभी भी जवान हुई है, उसे चुना गया है। दरअसल उनके लिए मुझे चुनना सामान्य बात है, क्योंकि मैं पहली राजकुमारी हूँ, लेकिन उस समय मुझे उनके बारे में कोई संदेह नहीं था। लारसी आगे बढ़ती है और मुस्कुराती हुई कहती है, मैं भी सोचती हूँ कि निकोला एक अच्छी विकल्प है। वह सोचती है, मैं बस एक बड़ी बहन की तरह उसका मदद करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि उनका शुरू से ही मुझे चुनने का कोई इरादा नहीं था। निकोला के विपरीत जो प्यारी थी, उनके लिए कुछ झूठे शब्द बोलना आसान था, और निकोला को बचाने के लिए मैं सिर्फ देखकर बता सकती हूँ कि मैं ही वह इंसान हूँ जिसे जंग के मैदान में फेंक दिया गया था। मेरे परिवार के लिए मुझे बहुत से लोगों की जान लेनी पड़ी। मैं अपनी जान को ख़तरा मोल लेने नहीं दे सकती, लेकिन अंत में मुझे छोड़ दिया गया मरने के लिए। वो प्रेजेंट में आती है, जहाँ उसका भाई कह रहा होता है, अगर वह निकोला है तो निस्संदेह वह एक अद्भुत महारानी होगी, और यह बेरी राज्य व चैरियट साम्राज्य के बीच एक रास्ता होगा। कुछ अनसुले मुद्दे हैं, लेकिन अगर यह निकोला है तो सब ठीक हो जाएगा। लारसी सोचती है, पहले जैसे ही शब्द। मुस्कुराते हुए सोचती है, क्या वह इस अवसर को खोने से डरती है? फिर वो कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जिससे निकोला उसकी तरफ देखती है और उसका भाई गुस्से में देखता है। माँ जो वहाँ बैठी थी वो कहती है, लारसी तुम्हारा क्या मतलब है? बड़ी बहन होने के नाते क्या आपको निकोला का समर्थन नहीं करना चाहिए? गुस्से में लारसी सोचती है, यह बकवास है। वह खड़ी होती है और कहती है, हाँ, निकोला ज़रूर ही एक महान महारानी बनेगी, लेकिन उस अत्याचारी के साथ। तनाशाह जेवान वान वैवैन रथ साम्राज्य का सम्राट एक कठोर हृदय और रक्त पिपासु इंसान माना जाता है। निकोला से डरना स्वाभाविक है, जो अभी भी यौवन अवस्था में पहुंची है। जैसा कि मेरे माता पिता ने पहले ही सुना था, सम्राट जीफोन की अफवाहें पूरे महाद्वीप में फैल गई। जो लोग उसके कटु शब्दों के कारण मारे गए, उनकी संख्या कोई नहीं गिन सकेगा। अगर वह उसकी पत्नी भी बन जाए तो भी उनकी कोई गारंटी नहीं कि वह उनकी गर्दन पर तलवार नहीं तान देगा। वह एक ऐसा इंसान है जिसने अपने जैविक पिता पूर्व सम्राट से भी छुटकारा पा लिया। क्या आप जानते हैं कि सम्राट खुद उन लोगों को तकलीफ देता है जो उन्हें सीधे तौर पर अपमानित करते हैं? बहुत खतरनाक है। वो सोचते हैं सच में वह सचमुच एक खतरनाक इंसान है। यह जानने के लिए उसकी युद्ध प्रतिद्वंदी को देखना ही पर्याप्त था।
क्योंकि उनके अधीनस्थ भी उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे। उसकी 6 और पत्नियां भी है। यह भी कहा जाता है कि कंकोबाइन का एक दूसरे को मार डालना आम बात है। यह सच भी है। वो कहती है जैसे ही निकोला वहाँ पर होगी वो उसे नफ़रत करेंगे और उसे अपना ओपोनेंट मानेंगे, जो उसे तलाक देने के लिए भी उकसाएगी। क्या आप निकोला को किसी विदेशी धरती पर इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए स्वीकार करेंगे? लार्सी निकोला को गले लगाते हुए कहती है, एक बड़ी बहन के रूप में मैं इससे सहमत नहीं हो सकती। वो सोचती है दरअसल निकोला हमेशा भागने की कोशिश करती थी। उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया। सम्राट मुझसे मिलने भी नहीं आते। आप इस परिवार के लिए क्यों सहमत हुए? मुझे घर जाना है, ऐसा निकोला ने अपने लेटर में लिखा हुआ था। 1 महीने से भी कम समय में वह हर दिन संदेश भेज रही थी। यहाँ तक कि पहली रात के अकेले बिताना भी उसके लिए एक झटका था। पहले तो यह उनके जैसे सक्रिय बच्चे के लिए अनुचित था, लेकिन अब मैं उसे बचा सकती हूँ। लार्सी कहती है इसीलिए मुझे रथ साम्राज्य तक जाने दो। एम्पेरियल बेनेडिक्ट को नज़रअंदाज करना असंभव है। निकोलस को अपने लिए एक बेहतर पति चाहिए। अगर यह मेरी प्यारी निकोला के लिए होता तो मैं उनकी सरोगेट होती। मुस्कुराते हुए लार्सी सोचती है निकोलस को महारानी चुना गया। यह सिर्फ अच्छी तरह से फिट होने के बारे में नहीं है। मैं चचेरा बहन हूँ, इसीलिए मुझे इस पद के लिए कभी भी नामांकित नहीं किया गया। लेकिन मैं निकोला को और ज़्यादा चोट पहुँचाते नहीं देख सकती। निकोला, मैं सचमुच अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगी अगर यह तुम्हारे लिए होता। जब तक मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं देख लेती, जो बहुत ज़्यादा भयंकर था। पिता कहते हैं यह एक आवश्यक बुराई है। आपको इसी जगह भेजना बहुत दुखद है, लेकिन इस डिजाइन के सम्मान में मैं कभी एक आवश्यक बुराई बन जाऊंगा। लार्सी कहती है शुक्रिया। निकोलस खुश होती है, कहती है अगर वह लार्सी होती तो ज़रूर ही वह एक महान महारानी होती। लार्सी मन ही मन कहती है भयानक वेश्या। उसका भाई जो वहाँ बैठा होता है वो कहता है अगर यह मेरे माता पिता का निर्णय था तो इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। पिता हंसते हुए कहते हैं लार्सी हमारे परिवार का गौरव है। माँ भी साथ देते हुए कहती है क्या होगा अगर हम तुम्हें याद करें। लार्सी मुस्कुराती हुई सोचती है मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। वह कहती है यह सब उस परिवार से छुटकारा पाने के लिए। मुझे दुख है, लेकिन इस बार मैं खलनायक हूँ। उसके बाद हमें काउंटेल आर्टन में दिखाया जाता है, जहाँ हम लार्सी और राजकुमार जीवन को देख पाते हैं। उसे देखकर लार्सी सोचती है यहाँ हम फिर से मिलते हैं। माता पिता जो उसके शादी में उपस्थित थे। फादरी कहते हैं जब आप स्वस्थ होते हैं और जब आप बीमार होते हैं, जब आप अमीर होते हैं और जब आप गरीब होते हैं, हम वहाँ बैठे कॉन्कोबाइंस को भी देख पाते हैं। लार्सी मुस्कुराते हुए कहती है यह कुछ भी नहीं है पिछले 10 सालों की तुलना में। मुस्कुराते हुए डिसाइड करती है यह कुछ भी नहीं है। फादरी कहते हैं क्या आप समय की गर्मी में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की शपथ लेते हैं? लार्सी सोचती है मैं पेरी पर लाइव आक्रमण करने जा रही हूँ। फिर वह कहती है हाँ मैं कसम खाती हूँ। फिर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रिंस को देखकर वह कहती है इस बार मैं इस आदमी के साथ। यहाँ पर लार्सी और प्रिंस एक दूसरे को किस करते हैं। लार्सी बताती है रथ साम्राज्य ठंडे क्षेत्र में स्थित एक विशाल साम्राज्य के रूप में यह प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक देशों को अपने में समाहित करके फला फूला है। जैसा कि बेरी का साम्राज्य अग्नि जादू का उपयोग करता है। जादू का प्रकार देश दर देश अलग अलग होता है और कैरियट साम्राज्य के लिए उनका विशेष जादू उपचार, यानी कि सभी देशों की तरह शाही परिवार जादू में सबसे ज़्यादा कुशल है। बेरी राज्य में राजा वॉर एरिक खून से शुद्ध है। निकोला की तुलना में, जिसे माँ की कुछ जादुई शक्तियाँ विरासत में मिली थी, उनकी जादुई शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और क्योंकि मेरे परिवार में सबसे शक्तिशाली जादू मेरे पास है, यही कारण रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि मुझे अपने चाचा का खून विरासत में मिला है। मेरी माँ, जिसने पुराने दिनों में पुरुषों से प्रणय निवेदन करना कभी बंद नहीं किया, मेरी माँ की सगाई मेरे चाचा से हुई थी, जो दूसरे राजकुमार थे और
जिनके पास बेरी में सबसे शक्तिशाली जादू था। अंत में उन्होंने प्रथम राजकुमार मेरे वर्तमान पिता को राजा बनाने के लिए चुना। रथ साम्राज्य के अंतिम सम्राट जोवन वान वेवेन। पिछले सम्राट की 10 से ज़्यादा कंकोबाइन थी और निस्संदेह उनके कई सारे बच्चे थे। उनमें से वह अत्यधिक जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। वह सिंहासन का उत्तराधिकारी बना तथा 1 साल से भी कम समय बाद सम्राट बना। उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए युद्ध की अराजकता का लाभ उठाया और जैसा कहा जाता है कि उसने पिछले सम्राट को मार डाला था। एक सम्राट के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र का पहले से ही भी ज़्यादा विस्तार किया। इस प्रक्रिया में उसने 6 कंकोबाइन रख ली। वह एक ही महल में रहते हैं और सम्राट की कंकोबाइन की तरह उनके पास भी मजबूत शक्ति है। यह तथ्य नहीं बदलेगा क्योंकि अब सम्राट के पास एक महारानी है। निकोला जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, इस वेदर में जिंदा नहीं रह सकी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन ने कहा था, क्लियर कहूँ तो मेरा आपकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है। कंकोबाइन के बीच ईर्ष्या के समूद युद्ध में, क्योंकि तुम सब मेरी पत्नियां हो इसलिए मैं इस पर आँख मूंद सकता हूँ। यह कहते हुए जाने लगता है और कहता है, अब जब पार्टी ख़त्म हो गई है तो मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। लार्सी सोचती है, एकमात्र इंसान जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि वह मेरे पक्ष में है वह वही है जिसे मैं बेरी से लाई थी, सिंग। वह सिंग को देखती हुई सोचती है एक नौकरानी बेहतर होती, लेकिन वह बस एक ही इंसान था जिसे मैं ला सकती थी। कोई ऐसा इंसान जिसने मुझे मेरे पिछली ज़िंदगी में नहीं बचाया लेकिन दुश्मन भी नहीं बना, और उसने मुझे जेल के दौरान सालों में घटित सारी बातें बताई। भले ही मुझे उस पर भरोसा ना हो, वह उस जगह पर सबसे अच्छा इंसान होगा जहाँ मैं अपने दुश्मन को अपने दोस्त से नहीं जानती। लार्सी कहती है, सिंह क्या तुम्हें मेरे साथ लाना ठीक था? मैं आपकी राय लिए बिना ही आपको यहाँ लाई। सिंह कहता है, हाँ यदि यह आपका ऑर्डर है। लार्सी कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। वह सोचती है, अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सिंह एक इंसान से कहीं ज़्यादा कुछ दिखता है। सिंह पेनवर्थ महल में एक कर्मचारी के रूप में उनका काम उत्कृष्ट था, लेकिन वे असभ्य थे। वह बस चुपचाप अपना काम कर रहा है। ऐसा कहा जाता था कि उसका दूसरों के साथ तालमेल ठीक नहीं था। मैं जानती थी कि वह लोगों की नज़रों से दूर रहा है। शायद यही कारण था कि जब मैं जेल में थी तो वह मेरे लिए खाना लेकर आया था। प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सिंह कहता है मैंने पूरा कर लिया। लार्सी सोचती है इसके ऑपोजिट, शायद वह मेरे साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार कर रहा था। लार्सी उसे शुक्रिया कहती है और सोचती है। उसके बारे में सोचते हुए वो सिंह को देखती है जो कपड़े उठा रहा होता है। वो सोचती है, एक भी नौकरानी मुझसे मिलने नहीं आई। मैं महारानी हूँ, इसलिए मेरे कमरे में 1 या 2 नौकरानियाँ भी इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन वहाँ तो सफाई करने वाली नौकरानी भी नहीं है। वो बाहर आती है और सोचती है, क्या वे मेरे बुलाने पर भी आएंगे? निकोला ने मेरे पिछले ज़िंदगी में कहा था, ईमानदारी से कहे तो युद्ध के मैदान में, तंबू में या जेल के कमरे में रहने से ज़्यादा कष्टकारी कुछ नहीं है। मैं इस समय को हमेशा बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी चीज़ से ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं जीना चाहती जैसे कि यह मेरा एकमात्र रास्ता है। फिर लार्सी कहती है, कोई पानी लेकर आओ। सिंह जाने लगता है मगर वो सिंह को जाने से रोक देती है। नौकरानियाँ उसकी आवाज़ सुनकर शॉक हो जाती है। वह एक नौकरानी को दबोच लेती है और कहती है, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? और नौकरानी को ज़मीन पर फेंक देती है और अपने हाथों से आग की औरा निकालती है, जिसे देखकर नौकरानी कहती है, प्लीज़ रुक जाए। लार्सी उसे डराते हुए कहती है, मुझे बताओ, सब लोग मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं सबसे पहले तुम्हारा सिर जलाऊंगी। वो सोचती है इसके पीछे या तो कोई कंकोबाइन है या फिर खुद सम्राट। नौकरानी डरते हुए कहती है, मुझे माफ़ कीजिए योर मैजेस्टी, मुझे एक नौकरानी ने आदेश दिया था, इसलिए मेरे पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लार्सी सोचती है, एक मेड। फिर वो कहती है, ठीक है, मेरे लिए पानी लाओ और मैं तुम्हारा चेहरा बचा लूँगी। नौकरानी कहती है, हाँ हाँ। वो कामते हुए पानी लाती है और कहती है, पानी ले आई हूँ। लार्सी उस पानी की गिलास को उठाती है और नौकरानी के मुंह पर मार देती है।
और कहती है, तुमने मुझे पहले ठीक से जवाब नहीं दिया, इसलिए तुम पर पानी डाला जाएगा। नौकरानी डरते हुए कहती है, हाँ हाँ शुक्रिया योर मैजेस्टी। लारसी कहती है, आप जाओ। नौकरानी जाते हुए कहती है, हाँ मुझे फिर से माफ़ कीजिए। लारसी सोचती है जब तक वह बस आदेश मानती है तब तक उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना ठीक रहेगा। अगर पहले जैसा होता तो मेरा दिल बहुत दुखता। मैं क्या क्या झेल चुकी हूँ इसकी तुलना में। वह हंसते हुए कहती है, खैर। वो नौकरानियों से पूछती है, वो नौकरानियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और उनसे बात उगलवाने की कोशिश करती है, मगर फ़ायदा नहीं होता। वो सोचती है, मैंने चाहे जिस भी नौकरानी से पूछा, ऑर्डर देने वाला इंसान नौकरानी ही थी। यह आदेश किसी ऐसे इंसान से आया था जो मेरे अपेक्षा से नीचे पद में था। वह कहती है, सिंह क्या तुम मेरे लिए वह नौकरानी लाओगे? सिंह कहते हैं, हाँ योर मैजेस्टी। वो मुस्कुराते ही कहती है, मैं अपने आप को बैठक के लिए तैयार करती हूँ। हम एक नौकरानी को देखते ही जो वहाँ आ रही होती है और सोचती है, मेरे पास करने को बहुत सारे काम है तो वह मुझे क्यों बुला रही है। वो गुस्से में सिंह को देखती है और सोचती है, इसके अलावा यह आदमी मुझे बिना कुछ कहे ले आया। लारसी कहती है, अंदर आए। वो नौकरानी अंदर जाते ही शौक हो जाती है। लारसी उसे पास जाने के लिए बुलाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कमरे के सारे सामान बिखरे हुए होते हैं। लारसी कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ चीज़ें हैं? नौकरानी कहती है, आखिर यह क्या हुआ? लारसी मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, क्या तुम नहीं समझे? कोई सफाई करने नहीं आया, एक भी नौकरानी नहीं। मुख्य सेविका के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप दूसरों को सफाई के लिए भेजें। नौकरानी शौक खड़ी होती है। लारसी कहती, हर कोई मेरी बातों को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? मैं कितना अकेली हो गई हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। नौकरानी चिल्लाकर कहती है, अरे यार तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? लारसी कहती है, क्या आप मुख्य नौकरानी नहीं हैं? नौकरानी चिल्लाकर गुस्से में कहती है, मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रही है। तुम क्यों परवाह करते हो? नौकरानी सोचती है, क्या उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए बेडरूम में ये सारी चीज़ें तोड़ दी उसके पहले दिन? क्या यह औरत पागल नहीं है? नौकरानी चिल्लाकर कहती है, आप यह सब सामान कैसे तोड़ सकते हैं? लारसी उसकी तरफ ठंडी आंखों से देखती है तो नौकरानी घबरा जाती है। फिर नौकरानी कहती है, महामहिम सम्राट जेवन के आदेश से मैं यहाँ की सभी नौकरानियों के लिए जिम्मेदार हूँ। डींगे मारते हुए नौकरानी कहती है, मेरे आदेश सम्राट के आदेश के समान है। आपको ऐसा शानदार कमरा देने के लिए आपको आभारी होना चाहिए। आप महारानी के नाम के लिए सिर्फ एक आकर्षक सजावट है। महामहिम सम्राट जयवान के लिए पहले से ही बहुत सारी महिलाएं मौजूद है। छोटी राजकुमारी अभी तक नहीं समझती है, बेरी राज्य की एक राजकुमारी जिसके पास कुछ भी नहीं सिवाय कुछ जादुई शक्तियों के, वह कैसे समझ सकती है? क्या आप नहीं देखते कि यह हमारी मंशा की अभिव्यक्ति है कि हम चमगादड़ों की राजकुमारी की दासिया नहीं बनना चाहती है? मैं तुम्हें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सच में नौकरानियों की दुर्दशा को नहीं समझते हैं। आप बस एक सजावट है। फिर भी अगर आप महारानी की स्थिति को समझ पाओ, वह भविष्य को क्लियर रूप से देख सकती है। इस पर लारसी उसकी तरफ ठंडी आंखों से देखती है तो फिर नौकरानी डर जाती है और फिर, मुझे मालूम, यदि कभी ऐसा दिन आएगा जब सम्राट आपको पहचान लेंगे, नौकरानियों का रवैया भी जरा भी नहीं बदलेगा। सबसे पहले इस कमरे की जिम्मेदारी खुद ले। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप महारानी कैसे हो सकते हैं? आपका शरीर अंत तक सम्राट की सेवा करेगा। तुम नीच आदमी हो। उसकी बातों के बीच लारसी अपनी टांग घुसेड़ देती है। नौकरानी अभी भी कह रही होती है, मैं बात करना जारी नहीं रखूंगी। फिर नौकरानी घबरा जाती है और लारसी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, यह है कि तथ्य यह है कि अब मैं महारानी हूँ, क्या आप नहीं जानते इसका क्या मतलब है? नौकरानी डरी हुई होती है। लारसी कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी आपसे मेरे बारे में राय मांगी हो या यह भी नहीं पूछा हो कि मैं एक सजावट हूँ। लारसी नौकरानी के करीब पहुंचकर जोर से कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास क्यों सहन करनी पड़ रही है? क्या आप मुझे अब कोई जवाब नहीं दे सकते? वो नौकरानी को दबोच लेती है। नौकरानी काँप रही होती है। हंसते हुए लारसी कहती है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने कहा था कि आपके आदेश सम्राट के आदेश समान है ना? इसे मेरे पास लाओ। वो नौकरानी को पटकते हुए कहती है,
मैं उसके लिए कुछ विशेष सोचने जा रही हूँ। मैं कुछ समय ऐसी सजावट पर खर्च करूँगी जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। सम्राट की पसंदीदा नौकरानी को चोट लगी है। क्या सम्राट को यह बुरा नहीं लगेगा और वह तुरंत चले नहीं आएंगे? यदि मैं अपने प्रिय पति को देख सकूं, तो मुझे दुख नहीं होगा जब मैं देखूंगी कि वह तुम्हारे लिए आ रहा है। मैं आगे देख रही हूँ। वो नौकरानी की बाल पकड़ लेती है। देखिए ऐसा करने के बाद क्या होगा। वह सिंह से कैंची मांगती है और कहती है, क्या हम मिलकर इसकी जांच करें? नौकरानी घबरा कर कहती है, रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? सिंह के हाथ से कैंची लेकर लड़सी कहती है, यह पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे बालों के बदले तुम्हें माफ़ कर दूंगी। नौकरानी घबरा कर चिल्ला कर कहती है, बस रुको, शांत हो जाओ। मैं पहले जो ऑर्डर किया था उसे वापस ले लूँगी। लारसी कहती है, अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो क्या आपको कहीं और निशान नहीं मिलेगा? वो नौकरानी को कहती है, हिलना मत। नौकरानी घबराती है और चिल्लाती है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हिलना मत? यह कहते हुए लारसी उस नौकरानी के सारे बाल काट देती है और सोचती है, बस ऐसे ही चिल्लाओ, उस समय भी मेरी कोई गलती नहीं थी। सम्राट एक क्रूर आदमी है। वो नौकरानी से कहती है, चिंता मत करो, आप सम्राट की एक करीबी नौकरानी है। इस तरह का घाव उसकी जादुई शक्तियों से जल्दी ठीक हो जाएगा। नौकरानी घबरा कर कहती है, मैंने गलती की योर मैजेस्टी, मैं मूर्ख थी। मैं अब नौकरानियों से कमरा साफ करवाऊंगी। लारसी हंसते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसकी। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। क्या मैंने जो काम शुरू किया है उसे पूरा नहीं करना चाहता? अगले ही पल हम कमरे को चमकते हुए देखते हैं। चारों ओर बस सफाई और चमक दिख रही होती है। नौकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आपने सुना कि क्या हुआ? महारानी नौकरानियों को पकड़ लिया और सजा के तौर पर उन पर पानी डाल दिया। उससे भी ज़्यादा उस नौकरानी के साथ क्या हुआ? हम देखते हैं कि नौकरानियां घबरा कर उसकी सेवा कर रही होती है। लारसी मस्त बैठकर चाय पी रही होती हैं। कुछ नौकरानियां बातें कर रही होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने यह सब अपने पहले ही दिन कर लिया। प्रसिद्ध चमगादड़ों की राजकुमारी है। चमगादड़ों की राजकुमारी, क्या तुम्हें पता नहीं, यह महारानी का निकनेम है। बेरी राज्य में उसने सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार एरी को उपदस्त कर लिया। वह खलनायिका के रूप में प्रसिद्ध थी जो अपने क्रूर कार्यों को दिखाती थी। उसने कर बढ़ाए और हर दिन कुलीनों के साथ जश्न मनाए। उसने राजा और रानी को धमकाया और अपनी इच्छानुसार बार बार कानून बदला। यहाँ तक कि वह घटना जिसमें उनके देश के एक सहयोगी देश को व्यापारिक जहाज पर हमला किया गया। रॉयल बेरी परिवार के बाल सुनहरे हैं जो उनकी जादुई शक्तियों की प्रतीक है। बस राजकुमारी लारसी के बाल काले हैं। अपने अनैतिक व्यवहार और शाही परिवार की एकमात्र काले बालों वाली सदस्य होने के कारण उनका निकनेम चमगादड़ों की राजकुमारी पड़ गया। अफवाहें फैली कि उसका राजा के खून से कोई लेना देना नहीं है। क्या यह संभव है कि राजा से विवाह करने से पहले भी वह सच में महारानी की बेटी थी? लारसी को देखते हैं जिसके पास एक लेटर आया होता है। सिंह बताता है कि यह भी कहा जाता है कि समुदाय के कुलीन महिलाओं के साथ चाय पार्टी करना महारानी के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा है। लारसी सोचती है, चाय पार्टी, कंकोबाइन, मैं वहाँ शामिल हो सकती हूँ या नहीं? और आज रात सम्राट के साथ नाइट डिनर भी है। निकोला द्वारा मेरे पिछले ज़िंदगी से भेजे गए लेटर के ज़रिए उसने कहा कि उसके साथ चैरियट में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इस बार मेरे साथ कोई सुंदर छोटी लड़कियां नहीं होंगी। वह कहती है, आपकी क्या राय है सिंह? क्या मेरा जाना वहाँ अच्छा होगा? सिंह कहते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं योर मैजेस्टी। लारसी सोचती है, मेरे पिछले ज़िंदगी में भी मुझे कंकोबाइन द्वारा क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा था। इन्विटेशन भेजना। चौथी कंकोबाइन एलिजा एनेट। उसे याद आता है कि उसने पिछली ज़िंदगी में कहा था, आपसे मिलकर खुशी हुई बेरी की राजकुमारी, मेरा नाम एलिजा एनेट है, मैं चौथी कंकोबाइन हूँ। वह सोचती है, जाहिर है कि यह मेरी आंखें खोने से पहले की बात है। वे लोग उसकी कालकोठरी के बाहर थे और हंसते हुए एलिजा कहती है, क्या एलिजा चमगादड़ों की राजकुमारी के बारे में बात कर रही थी? तुम्हें शर्मिला नहीं होना चाहिए शाही परिवार के सदस्य के रूप में। यहाँ जेल में तो सब ठीक है ना? आप सचमुच इस निकनेम के हकदार हैं।
चमगादड़ों की क्रूर राजकुमारी, मैं तुम्हारी दया की भीख को अस्वीकार नहीं करूँगी। तुम्हें मालूम है, अगर आप कहे प्लीज़ बेरी के गंदे मवेशियों को छोड़ दे सिर्फ एक बार, सिर्फ मैं आपको एक गिलास पानी देने पर सोचूंगी। चमगादड़ों की राजकुमारी के लिए कोई गौरव की बात नहीं है और यह बहुत कठिन भी नहीं होगा, है ना? वह मुझ पर हंसे, जैसे वे पिंजरे में बंद किसी जानवर को देखकर हंस रहे हो, अपनी आंखें खोने के बाद भी। एंड देन प्रेजेंट में लार्सी कहती है, ग्रेट, मैं पार्टी में जाऊंगी क्या? आप प्लीज़ कोई लेटर भेज सकते हैं? नौकरानी से बात करिए और जल्दी से एक ड्रेस तैयार करने को कहे। अगर मुझे कोई छोटी सी गलती भी मिली तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, इन शब्दों को मत भूलना। सिंह कहता है, मैं समझता हूँ। हम खाने की टेबल देखते हो जहाँ एक कंकोबाइन बैठी हुई कह रही होती है, मुझे नहीं पता था कि वह नौकरानी को कष्ट देगी। दूसरी कहती है कि अब वह महज दिमागी तौर से पागल है। आखिरकार उसका निकनेम चमगादड़ों की राजकुमारी है। कितना रेडिकुलस निकनेम है। इसके ऑपोजिट एलिजा बिल्कुल दोष रहित है। हम यूलान साम्राज्य की एक काउंटेस की गरिमा को सिर्फ उसे वहाँ बैठे देखकर महसूस कर सकते हैं। क्या आप सभी ऐसा नहीं सोचते हैं? आखिरकार बस लेडी एलिजा जैसे इंसान ही सम्राट को ज़्यादा पसंद आती है। वह घमंडी लगती है, बस छोटे कद की नौकरानियों के साथ व्यवहार करती है। यहाँ तक कि कुलीन लोग भी उस दासी के कृत्य को क्षमा नहीं करेंगे। हालांकि वह महिला चाहे जो भी थी, अब वह बस नाम की महारानी है। लाड़सी आती और कहती है, लगता है सभी लोग आ गए हैं। हम लाड़सी को दिख पाते हैं जो कि एक शानदार कपड़े में होती है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। एलिजा उसका स्वागत करते हुए कहती है, मैं आपकी इंतज़ार कर रही थी महारानी लाड़सी। आशा है आपको यहाँ की मिठाई पसंद आएगी। यहाँ पर लाड़सी को एक सीन याद आती है जहाँ पर एलिजा ने अपने पैरों के नीचे एक बन को दबा कर रखा होता है और कहा होता है, क्या आप इसे खाना चाहते हैं? वो उस बन को लात मार देती है। लाड़सी सोचती है, यहाँ केवल एक ही अच्छा इंसान था, लेकिन वह यहाँ नहीं दिख रहा है। एलिजा पूछती है, शाही महल में जीवन कैसा है? क्या आप रत साम्राज्य के आदी हो गए हैं? लाड़सी हाँ में जवाब देती है तो एलिजा कहती है, हम सभी चिंतित थे, क्योंकि बेरी किंगडम की राजकुमारी के साम्राज्य की देखभाल करनी है, इसीलिए आप तनावग्रस्त होंगे। आप अपने देश से जो नौकर लाए हैं वह भी एक आदमी है। ऐसा कहा जाता है कि आपने अपनी बहन से सम्राट से विवाह करने का अवसर बलपूर्वक छीन लिया। लाड़सी कुछ नहीं कहती और चाय पी रही होती है। वो सोचती है, वे सभी अभी भी वैसे ही है। एलिजा कहती है, रसोइया ने महारानी के लिए एक विशेष काम किया। लाड़सी सोच रही होती, खैर उसके बाद मैं यह नहीं देख सकी कि क्या हो रहा था, क्योंकि मैं अंधी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। वहाँ मौजूद एक कंकमान कहती है, ये काले बाल, बेरी शाही परिवार में बालों का रंग असंभव है ना? जरूर आप विवाहित संतान नहीं है ना? जिस पर लाड़सी अपनी आंखें उठाकर देखती है। वो लड़की कहती है, ऐसी भी अफवाहें हैं कि। उसकी बात को काटते हुए एलिजा कहती है, लड़कियां, यह थोड़ा कठोर हो रहा है। वो लड़की उससे माफ़ी मांगती है। एलिजा डींगे मारते हुए कहती है, लेकिन मैं सचमुच चिंतित हूँ। सम्राट के बाल सुंदर चांदी जैसे हैं। इस बिखरे बालों के साथ उसके बगल में खड़ा होना कितना शर्मनाक है। या बल्लार से कुछ नहीं कहती और चाय पीते हुए ये सोचती है, यह ज़रूर से ऐसा माहौल नहीं है जिसे परिपक्व निकोला संभाल सके। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं इस बकवास से प्रभावित नहीं हूँ। इसके बजाय अगर वे इस तरह मजाक करेंगी। फिर लाड़सी कहती है, मैं एक अविवाहित बच्चा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा कष्ट सहना पड़ा है। और हंसते हुए कहती, खैर आपको पता चल गया। वो मुस्कुराते हुए कहती, हालांकि जब लेडी एलिजा सम्राट के बच्चे को जन्म देती है, बेचारा शर्मनाक और रखेल का बच्चा, एक बच्चा जिसे शाही परिवार का केवल आधा खून विरासत में मिलता है और जिसे उसका अपना पिता भी प्यार नहीं करता, वह ऐसी कंकवाइन का पुत्र होगा जो अस्तित्व में नहीं जानती और जो अफवाहें आधारहीन है, उनका अंत नहीं होगा। खैर मैं यह तक भी बताना चाहूँगी कि बच्चा बिना चांदी के बालों के पैदा हो सकता है। यदि बच्चे के बाल या आँखों का रंग महिला के रंग से मिलता जुलता है तो आपसे उनके पिता की पहचान के बारे में पूछा जाएगा। खैर सबसे पहले तो सवाल यह है कि क्या महाराज यह स्वीकार करेंगे कि कॉन्कोबाइन का पुत्र उनका है? जिससे एलिजा गुस्से में कहती है, अपना मुंह बंद करे।
एलिज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में दाँत सिकोड़ती है। वहाँ मौजूद लड़कियाँ भी खामोश हो जाती है और लार्सी मुस्कुराती है। वो जाते हुए ये कहती है, तो इस समय मैं जा रही हूँ। वो जाते हुए ये कहती है, यह एक मज़ेदार गपशप पार्टी थी, मुझे इसमें फिर से आमंत्रित करें। आज रात मैं महामहिम के साथ खाना खाऊंगी। मैं आपके बच्चे का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं यह देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती कि उसके बालों का रंग क्या होगा। यह सुनकर एलिज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। लार्सी के जाने के बाद एलिज़ा वहाँ से जाने लगती है। एक लड़के से रोकने की कोशिश करती है मगर वह नहीं सुनती। जाते हुए सोचती है, चमगादड़ों की राजकुमारी, क्या वह लड़की महामहिम सम्राट से मिलेगी? वह एक साथ रात बिताएंगे क्या? वह सोचती है कि मुझे पता नहीं चलेगा। और नाइट डिनर के बारे में क्या? जब बात खाने की आती है तो मैं इसे सम्राट के साथ पहले ही कई बार साझा कर चुकी हूँ। हालांकि आजकल यह कम है। मैं कभी यह स्वीकार नहीं करूँगी कि ऐसी महिला महारानी है। मैं तुम्हें शाही महल से अवश्य ही बाहर ले जाऊँगी। महामहिम सम्राट उस चमगादड़ राजकुमारी के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। एलिजा जाते हुए कुछ पेंटर्स को देख पाती है जो कि पेंट कर रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर सोचती है, रुको, क्या उसने नहीं कहा था कि महामहिम के साथ नाइट डिनर आज है? खैर, मुझे उसे तैयार होने में मदद करनी होगी। हम लार्सी को देखते हैं जो कि अपने आईने में अपने कपड़े को देखकर कहती है, यह अच्छा है। नौकरानी घबरा कर वहाँ खड़ी होती है। लार्सी कहती है, सॉन्ग मेरे बाल बना देगा ताकि आप बाहर जा सके। वो नौकरानी को बाहर जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वो कहीं जा रही होती है और सोचती है, उस दिन से जब मैं उनसे महल में मिली थी, मैं सम्राट का चेहरा नहीं देख सकी। हम सम्राट को देख पाते हैं जो कि ऊपर महल के ऊपर एक गार्ड के साथ होता है। फिर कोई कहता है, माफ़ कीजिए, यह महामहिम सम्राट का लेटर है और उन्होंने कहा है कि वे आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उसे जल्द ही डिनर पर देखूंगी। अब मुझे लेटर भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ज़्यादा क्लियर है। खैर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी बहुत समय है। वो हंसते हुए कहती है, क्या मुझे उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करना चाहिए? उसे आगे की फ्लेम छोड़ते हुए कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह मुझे कम से कम चोट पहुँचा सकती है। हम महल का सीन देखते हैं जहाँ पर वह सिंह के साथ होती है और वहाँ कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आता। वह सोचती है, सावधान रहना बुरी नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई भी छिपा हुआ नहीं है। मुझे आशा है कि इसका मतलब मुझे इंतज़ार करना नहीं है। अचानक वो देखती है कि ऊपर से कुछ गिर रहा है और यह कुछ और नहीं, यह पेंट होता है जो उसके ऊपर जाकर गिरा है। हम ऊपर एलिजा को देखते हैं जो कहती है कि यह महारानी नहीं है, मुझे माफ़ करें, मैंने नहीं देखा। हम पेंट की बाल्टी को देखते हैं जो कि लार्सी के पैर के पास ही पड़ी होती है। एलिजा ऊपर से कहती है कि आप सम्राट के साथ नाइट डिनर में देर से पहुंचने के कारण परेशानी में पड़ जाएंगे। आपने बहुत समय से जो ड्रेस बनाई थी वह बर्बाद हो गई है। एलिजा हंसते हुए कहती है, इस पेंट के कारण? क्या आपके बाल अब स्वस्थ काले बालों की तुलना में अधिक चमकदार और बेहतर नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि वे एक साथ अच्छे लगते हैं? यह कहते हुए एलिजा वहाँ से चली जाती है। कुछ ना कहते हुए लार्सी वापस खड़ी रहती है। हम सम्राट को भी देख पाते जो वहाँ पिलर के पीछे खड़ा होता है। पीछे मोड़ती है और सिंह से कहती है, सिंह, तुरंत बदलने के लिए कोई ड्रेस तैयार करो। सिंह कहता है, जैसा आपका आदेश, योर मैजेस्टी। जाते हुए एलिसा कहती है, और पैंट को पहुँचने के लिए तैयार हो जाओ। वह हंसते हुए कहती है, यह सब आप धोना है। सिंह कट होती है और हम सम्राट को देखते हैं जो कि टेबल पर बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा मायूस भी दिख रहे होते हैं। नौकर उन्हें देख कर कहते हैं, बहुत समय बीत गया है, क्या महारानी आ रही है? यहाँ पर सम्राट यानी कि जीवन सोचता है, यह बहुत बड़ी निराशा है। वह सोचता है, हालांकि उसे बेरी में चमगादड़ों की राजकुमारी कहा जाता था, लेकिन वह एक कमज़ोर महिला है। वह शायद अब अपने कमरे में बंद होकर रो रही होगी क्योंकि उन कॉन्कोबाइंस ने उसके ऊपर पेंट डाल दिया होता है। यहाँ पर जीवन यानी कि सम्राट उन नौकर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सम्राट आंखें नीचे करके बैठा होता है और उसे सुनाई पड़ता है, योर मैजेस्टी, आपको इंतज़ार कराने के लिए मुझे माफ़ कीजिए। सम्राट यहाँ पर शौक हो जाता है तो लार्सी कहती है, इसे तैयार करने में कुछ समय लगा। फिर हम देखते हैं कि लार्सी अब काले बालों में नहीं बल्कि एक सुंदर येलो बालों में होती है जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। उसके कपड़े देखकर तो मुझे ऐसे कपड़े खरीदने का इच्छा हो रहा है। लार्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रही होती है जिससे सम्राट तो यहाँ पर मोहित ही हो जाते हैं। फिर लार्सी कहती है, क्या अब आप मुझे चमगादड़ों की राजकुमारी के रूप में नहीं पहचान सकते?
सॉन्ग क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो सोचती है जैसा कि निकोला ने कहा, मेरे पिछले जीवन में एलिजा ने भी यही काम किया था। मैं उनके भोजन कक्ष छोड़ने से पहले ही आ जाने के लिए खुश हूँ। मैंने अपने बाल धोए और सारे रंग हटा दिए। सच तो यह है कि अब मुझे अपने बाल काले करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता ने कहा था, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है लार्सी। जब यह ज्ञात हो जाएगा कि आपके बाल सुनहरे हैं तो हमारी जादुई शक्ति की तलाश करने वाले लोग ज़रूर से आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपकी माँ पहले से ही चिंतित है कि उसकी प्यारी बेटी किसी बुरी स्थिति में पड़ सकती है। निकोला जब वहाँ पर हाँ में हामी भरती हुई कहती है, मुझे लगता है कि मेरी बहन काले बालों के साथ बहुत सुंदर दिखती है। उस समय लार्सी ने सोचा था कि लार्सी को अपने बाल जरूर से रंगने चाहिए। उसे अपने भाई की वो बात याद आती है जब उसने कहा था, तुम्हें वह इंसान थे जिनसे हम शुरू से ही छुटकारा पाना चाहते थे। यह काले बाल इसका सबूत है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ लार्सी बैठी होती है और सोच रही होती है। लार्सी सोचती है, यहाँ आने के बाद भी मैंने अपने काले बाल रखे क्योंकि हो सकता है कि कोई मुझे परेशान करे और यह एक अच्छा विचार था। बेरी में सुनहरे बाल राजसीप का प्रतीक है। सुनहरे और चांदी के रंग के बालों में शक्तिशाली जादुई शक्तियाँ होती है जो महाद्वीप के स्वामियों का प्रमाण भी है। मेरे परिवार ने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने और मुझे होशिये पर डालने के लिए मेरे बाल रंग दिए। ये सुनहरे बाल ही कुछ हद तक मेरी योग्यता साबित कर देंगे। फिर वो सोचती है, क्या वह हैरान है। वह कहती है, आप कुछ कहना चाहते हैं। उसकी बातों से राजकुमार होश में आता है और अपने ड्रिंक उठाता है और पीता है और कहता है, और डालो। वहाँ मौजूद गार्ड डर जाता है और सोचता है अभी डिनर नहीं आया है, उसने अपना पहला ड्रिंक ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर हम राजकुमार जीवन को देखते हैं जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, जिसे देखकर लार्सी सोचते हैं उसके बारे में सोचते हुए, जब उन्होंने मेरी आंखें ठीक की। वो उस दिन को याद करती है और प्रेजेंट में आती है जहाँ राजकुमार जीवन अभी भी ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते हुए कहता है, क्या आपने अपने बाल रंगे हैं। लार्सी कहती है, नहीं, यह मेरे बालों का ओरिजिनल कलर है। जिससे जीवन शौक होकर कहता है, आपके बालों का ओरिजिनल रंग। इसके बाद लार्सी कहती है, मेरे परिवार में एक नियम था जिसके कारण मुझे अपने सुनहरे बाल छिपाने पड़े थे। जिस पर शौक होकर जीवन पूछता है, एक पारिवारिक नियम, इसका क्या मतलब है। यह मेरे छोटे भाई और बहन के लिए रहा होगा। वह सोचती है, देखते यह है कि मैं एक पीड़ित थी, कैरेट पर नहीं फैला, इसीलिए चलो धीरे धीरे बात करते हैं। वह कहती है, मेरी छोटी बहन को परिवार की जादुई शक्ति विरासत में नहीं मिली है, इसीलिए वह पूरी तरह गौरी नहीं है। शौक होकर प्रिंस जीवन कहता है, मैं सोचता हूँ कि प्रथम राजकुमार भी ऐसा ही है। लार्सी कहती है, क्या आप एरिक के बारे में बात कर रहे हैं। एरिक मेरी तरह गोरा है लेकिन उसके पास कोई मजबूत जादुई शक्तियाँ नहीं है, उसके पास तो कुछ ही है। राजकुमार पूछता है, इसका मतलब यह है वह आपकी तुलना नहीं करते। जिस पर वो कहती है, राजकुमार सिंहासन का उत्तराधिकार है, इसीलिए राजकुमारी सिर्फ इसीलिए कि उसके पास अपने कम जादुई शक्तियाँ हैं। आप क्लियर खुद को दिखाने में असमक्ष थी। क्या मैं सही हूँ, ऐसा राजकुमार कहता है। लार्सी कहती है, इसे समझ आना उतना कठिन नहीं है, अगले राजा के लिए बलिदान देना सामान्य बात है। वो सोचती है, खैर मेरे पिछले ज़िंदगी में यह मेरे ही था जिसने बलिदान दिया था। फिर वो कहती है, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि महामहिम हमारे परिवार में रुचि रखते हैं। इसके बाद वो कहती है, मैं अपने वास्तविक रूप में आपके साथ इस तरह से रात्रि भोजन करके खुश हूँ। क्या मेरे वर्तमान बालों का रंग आपके महामहिम के सुंदर चांदी के बालों से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर प्रिंस जीवन कुछ नहीं कहता। लार्सी हंसते हुए कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सम्राट की पत्नियों में से सबसे मूल्यवान महिला हूँ। जिस पर गुस्से में सम्राट कहता है, आप बहुत ज़्यादा अनादरशील है। जहाँ नौकर डर जाते हो और लार्सी कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। गुस्से में प्रिंस जीवन कहता है, मेरे लिए तुम्हारा क्या मूल्य है। बेरी किंगडम की वजह से तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान मिला। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको एम्पेरियल परिवार के सदस्य के रूप में पहचाना था। मैं आप जैसी महिलाओं से अनगिनत बार मिला हूँ। इस तथ्य को ध्यान में रखना अच्छा होगा कि जिस क्षण आप सीमा पार करते हैं आप मर जाते हैं।
लार्सी यहाँ पर हंसती और कहती है, यदि आप मुझे मार देंगे तो क्या आप उस घटना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं खो देंगे जो जल्द ही पूरे साम्राज्य को बदल देगी। फिर वो कहती है कि आपको नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रिंस जीवन पूछता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लार्सी हंसते हुए कहती है, क्या आप जानना चाहते हैं? बैरक हांगकांग सॉन। वो कहती है कि आप इस परिचित नाम को सुनकर हैरान हैं और हम सच में देख पाते हैं कि प्रिंस भी बहुत ज़्यादा शौक है। फिर लार्सी बताती है, यह जहाज बहुत सारी राज्यों और व्यापारिक देशों में घूमता रहता है, फिर साम्राज्य में वापस लौटता है। चैरियट साम्राज्य महाद्वीप के ठंडे क्षेत्र में स्थित है। व्यापार के माध्यम से प्राप्त मूल्यवान संसाधन परिहार्य है। माना जाता है कि सामान से लादा बैक कुंगसन अगले महीने साम्राज्य में वापस लौटेगा। 1 महीने के भीतर बेरी किंगडम का मित्र कैपी किंगडम इस पर हमला करेगा और इसका उद्देश्य वह सामान है जिसे बैक कुंगसन ले जाता है। जहाज पर सवार सभी चालाक दल के सदस्य मारे जाएंगे तथा रथ साम्राज्य अपना सारा व्यापारिक माल खो देगा। बेरी, जिसने जहाज पर हमले में गुप्त रूप से सहयोग किया था, कैपुरी राज्य से एक बड़े इनाम के बदले में इस घटना को कवर करने में मदद करेगी। मैं सचमुच मूर्ख थी। अंत में चैरियट एम्पीरियर अपराधी को ढूंढने में असफल रहा। बेककुंगसन को अपने तट पर देखे जाने के बाद किल्सन साम्राज्य को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। आक्रमण के अतिरिक्त उन्होंने जहाज के भारी मुआवजा भी देना पड़ा। अंत में सम्राट जयवन अपने सभी नुकसान की भरपाई करने में कामयाब रहे। यह कहानी एक लोकप्रिय जासूसी कहानी के रूप में फैली और उस डकैती को कवर करने के लिए सारा आभार मेरे पिता और एरिक को जाता है। खैर, उस समय मुझे यही उम्मीद थी। प्रेजेंट में ऐसा माना जा रहा है कि यह 1 महीने में वापस आ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी जानकारी बताऊं? मेरी जानकारी के अनुसार 1 महीने बाद जहाज पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। मुझे घात की सटीक के तारीख और समय के बारे में जानकारी है और यहाँ तक कि जगह भी। मेरे पास बहुत सारी और जानकारी है, वह जानकारी जो चैरियट और महामहिम के लिए उपयोगी होगी। आप क्या सोचते हैं? आप यह सुनिश्चित करके मेरी परीक्षा ले सकते हैं। इस जानकारी के साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं योग्य हूँ या नहीं। लार्सी सोचती है, सांग से सालों की जानकारी, यह सभी मेरी संपत्तियाँ और हथियार होंगे। प्रिंस जीवन पूछता है, जहाज के अलावा आपके पास और क्या जानकारी है? लार्सी कहती है, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर वो सोचती है, मैं यहाँ सब कुछ नहीं कह सकती। हम दोनों जानकारी के महत्व को समझते हैं। प्रिंस जीवन कहता है, क्या आप यह कह रहे हैं कि आप अपने पास मौजूद सभी कार्ड नहीं दिखाएंगे? इतना खराब भी नहीं। फिर वो कहता है, मुझे इसे एक मौका और देना होगा। सटीक समय और जगह और दुश्मन के बारे में जानकारी मुझे सब बताओ। अगर जहाज पर सचमुच हमला होगा और अगर मैं इसे रोक सकूं, तो मैं आपके मूल्यों की सराहना करूंगा। हमारे साम्राज्य के लिए बाएक कोंगसन संसाधनों का मुख्य आपूर्तिकर्ता है। विशेष रूप से इनमें से कई वस्तुओं और व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक है। अगर चोर आ जाए तो वे सब समुद्र में डूब जाएंगे और यदि यह आपका एक बेतुका कदम है, तुम ही डूबोगे। दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक चाय कप को गिराकर तोड़ देता है। यह कोई और नहीं, यह एलिजा होती है जो कि गुस्से की आग में जल रही होती है और सोचती है। वह सुनहरे बालों के साथ दिखाई दी और सम्राट के साथ सौदा कर लिया। वो नौकरानी से कहती है, सौदा क्या था? नौकरानी डरते हुए कहती है, मुझे माफ़ कीजिए। वो सोचती है, तो क्या काले बाल नकली थे? उस समय उसके बालों का रंग क्या था? मेरे साथ खिलवाड़, मुझे यकीन है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। सीन कट होती है और लार्सी पर शिफ्ट होती है जहाँ पर वो सोचती है, सम्राट के नाइट डिनर अच्छा रहा। अगला नाइट डिनर 1 महीने बाद होगा, तब तक मुझे सावधान रहना होगा। नौकरानी आती है और कहती है, मुझे माफ़ करेगी और मैजेस्टी, आपके लिए एक लेटर आया है। लार्सी उसकी तरफ देखती है और वो लेटर को देखती है जो कि फटा हुआ होता है। वो पूछती है, यह क्या है? नौकरानी डरते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। नौकरानी कहती है, जब लेटर आया यह पहले से ही इस हालत में था। लार्सी सोचती है, बेरी किंगडम से यह मेरी माता पिता का लेटर है जहाँ लिखा होता है, प्यारी लार्सी,
अब क्या स्थिति है कैरट साम्राज्य में? लार्सी कहती है सॉन्ग इससे छुटकारा पाना ठीक है। सॉन्ग कहता है हाँ योर मैजेस्टी। फिर लार्सी कहती है क्या आपको पहेलियाँ खेलना पसंद है? सॉन्ग कहता है नहीं। उसके बाद सॉन्ग उन कागजों को डस्टबिन में फेंक देता है। लार्सी सोचती है मुझे आभारी होना चाहिए कि मुझे इसे फाड़ने की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। हर बार हमने निकोला को लेटर लिखा, उसने शिकायत की कि वह फटा हुआ था और कंकोबाइन अपराधी थी, कंकोबाइन में से एक, और यह हो सकता है कि यह चौथी कंकोबाइन एलिजिया हो। सॉन्ग मैं चौथी कंकोबाइन से कब मिल सकती हूँ? सॉन्ग कहता है सप्ताहांत पर डचेस जैन द्वारा एक जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया जाता है। लार्सी कहती है तो यह एक बड़ी घटना होगी क्या? दूसरे कंकोबाइन भी वहाँ पर आएंगी? बहुत अच्छा, घोषणा करे कि मैं भी इसमें भाग लूँगी। सॉन्ग कहता है हाय योर मैजेस्टी। लार्सी मुस्कुराते हुए सोचती है एकमात्र कंकोबाइन, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि वह क्या करेगी। अब मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। क्या हमें ग्रीन हाउस से होकर चलना चाहिए? हम ग्रीन हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर तीसरी कंकोबाइन साशा लेबेदेव बैठी होती है। ग्रीन हाउस जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। लार्सी वहाँ से जाते हुए सोचती है यह सिर्फ एक ग्रीन हाउस ही नहीं, यह एक बगीचा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल शुद्ध हो रहा है। फिर वो एक लड़की को वहाँ पर बैठी हुई देखती है और यह कोई और नहीं साशा होती है जो वहाँ पर बैठी होती है। साशा उसे देखकर शॉक हो जाती है और लार्सी भी उसे देखती है। फिर साशा उठ खड़ी होती है और कहती है योर मैजेस्टी, क्या आप महारानी लार्सी है? वो सोचती है उसके बाल सुनहरे हैं। लार्सी कहती है यह सही है। फिर वो कंकोबाइन साशा, माफ़ करें मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगे, मैं तुरंत चली जाऊँगी। लार्सी सोचती है यह आवाज़ मैंने यह पहले कहीं सुना है। फिर वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है मैं तीसरी कंकोबाइन हूँ और मेरा नाम साशा लेबेदेव है। मैं आपसे मिलने में देर होने के लिए क्षमा चाहती हूँ। लार्सी सोचती है तीसरी कंकोबाइन, क्या उसे दूसरे कंकोबाइन द्वारा परेशान किया जा रहा है? नहीं, शायद यह सिर्फ दिखावा है। मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं धोखा नहीं खाऊंगी। पिछली ज़िंदगी में अपनी आंखें खोने के बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि किसके साथ क्या हुआ। मैं अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकती। वो साशा से कहती है तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? तुम्हें ज़रूर ही सम्राट ने चुना होगा। साशा घबरा कर कहती है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने देश और साम्राज्य के बीच राष्ट्रीय संबंधों की खातिर एक कंकोबाइन बनी। मुझे गर्व करने लायक कोई ताकत नहीं है। लार्सी सोचती है खैर भले ही वह दिखावा कर रही हो, मैं उससे कुछ जानकारी हासिल कर सकती हूँ। फिर वो पूछती है तो जब हम मिले हैं तो क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं? साशा कहती है हाँ। फिर वो चाय की टेबल पर बैठे होते और साशा बहुत ज़्यादा खुश होती है और साशा कहती है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यह पीलिंग के साथ बहुत अच्छा होगा। लार्सी पूछती है पीलिंग क्या है? तो साशा कहती है क्या आप यह नहीं जानते, यह रत में एक लोकप्रिय चीनी कैंडी है। क्या आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना है? लार्सी सोचती है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कभी भी प्रसिद्ध मिठाइयों को खाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं सामाजिक कार्यक्रमों या चाय पार्टियों में नहीं जा सकती थी। क्योंकि मैं रथ की महारानी बन गई हूँ, मुझे लोकप्रिय मिठाइयों के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मुझे और ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। साशा घबरा कर कहती है मैं समझ आती हूँ, सच में मेरा इरादा आपके ज्ञान को कम करने का नहीं था। लार्सी कहती है मैं भी समझ चाहती हूँ। लार्सी पूछती है क्या आप मुझे दूसरे कंकोबाइनों के बारे में बता सकते हैं? साशा कहती हाँ। फिर यहाँ पर बताया जाता है साशा ने जो कहा उसके अनुसार अधिकांश कंकोबाइन सम्राट जेवन के कई अनुयायी राजनीतिक संबंधों के कारण यहाँ आए थे। एक कंकोबाइन थी जो महारानी बनने की आकांक्षा रखती थी, लेकिन सम्राट जेवन ने कभी किसी को यह नहीं दिखाया कि वह उसके विशेष रूप से परवाह करते हैं। ऐसे कई मामले थे जहाँ युवा लड़कियों जिन्होंने सम्राट के करीब आने की कोशिश की, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। बस एक मूल्यवान महिला ही उसके करीब आ सकती है। मेरे आगमन से पहले महारानी पद के सबसे निकट व्यक्ति एलिजा थी, छठी कंकोबाइन। उसके प्रकट होने के बाद से सम्राट का हरम
6 कंकोबाइन पर ही रुक गया है। एक बार एक कंकोबाइन ने सम्राट को मनाने की कोशिश की, उसके बाद किसी ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि जो कोई भी कुछ करने की कोशिश करता है वह अब सम्राट की कंकोबाइन बनकर नहीं रहता। छठी कंकोबाइन सभी कंकोबाइन में से सबसे शक्तिशाली होती है। वह ऐसी महिला है जिसने वर्तमान सम्राट सबसे मूल्यवान मानते हैं। इस कारण से अन्य कंकोबाइन की तुलना में वह उसे एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता देते हैं। जैसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं ने सम्राट के पास जाने की कोशिश की उन पर सम्राट ने हमला किया। लाडसी सोचती है, यह शर्म की बात है कि ऐसी महिला अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। क्या वह पहले स्थिति देखना चाहती है? क्या उसने देखा कि एलिजा पहले ही चली गई थी? फोर्थ कंकोबाइन एलिजा। ऐसा कहा जाता है कि एलिजा सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि सभी कंकोबाइन से बहुत जल्दी और दुश्मनी करती है। सम्राट जवान के करीब आने के लिए उसने कई रणनीतियाँ अपनाई। गुटबाजी के मामले में वह छठी कंकोबाइन से आगे है। मुझे महारानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अन्य कंकोबाइन अभी भी मुझसे दुश्मनी करती है। प्लीज़ उससे सावधान रहे। अब आपको सबसे ज़्यादा सावधान एलिजा से रहना चाहिए। वह खुद के लिए महारानी का पद चाहती है। लाडसी कहती है, अगर हाँ तो अब आप मेरे साथ क्यों बैठे हैं? साशा कहती है, जैसा कि मैंने कहा महाराज, मैं सिर्फ एक कंकोबाइन हूँ। मैं महारानी की इच्छा के विरुद्ध खड़ा होने का साहस कैसे कर सकती हूँ? मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस महल में रहने की अनुमति दी गई। शुरू से ही यह महल। मैं तटस्थता की बात कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन लाडसी कहती है, साशा क्या आपको पता है? अच्छा समय बिताओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करना है, लेकिन अच्छी बातचीत के लिए शुक्रिया। लाडसी याद करती है कि उसके पिछले जीवन में साशा ही थी जो उसकी मदद करने के लिए काल कोठरी में गई थी और रोते हुए कहती है, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनकी तरह एक कंकोबाइन के रूप में मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप कैदी थे तो वे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह शराब पियो। यह बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन इससे दर्द में राहत मिलती है। लाडसी चिल्लाकर कहती है, दूर रहो मुझसे। मैं बेरी की पहली राजकुमारी हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं वह ले लूँगी जो दुश्मन मुझे देगा? आपने इसमें कम से कम जहर तो डाला ही होगा। रोते हुए साशा कहती है, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। मैं फिर वापस नहीं आऊँगी। तो प्लीज़ एक आखिरी बार, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। शुरू से ही यह महल मेरे रहने के लिए जगह नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ बस 1 मिनट के लिए। इसके बाद वो जादू करती है और बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हम लाडसी को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिरी हुई वाइन पीती है और प्रेजेंट में सोचती है उस शराब में कोई जहर नहीं था, वह यह थी। वो मुस्कुराते हुए सोचती, साशा शुक्रिया, उस समय आपने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसे मुस्कुराता देख साशा सोचती है, महारानी, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। लाडसी कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद लाडसी वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको दूसरा एपिसोड चाहिए तो मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा बाय बाय।